प्लेटो के पहले भाग में हम लोगों ने प्लेटो के जीवन परिचय व उनके राजनीतिक सिद्धांतों से परिचय किया था। आज हम लोग इसी क्रम में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। रूसो ने प्लेटो की रचना द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो के अनुसार राज्य प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है। एक तरफ जहाँ प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार न्याय सिद्धांत है, तो शिक्षा न्याय सिद्धांत के द्वारा आदर्श राज्य तक पहुँचने में एक साधन के समान है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, सामाजिक समन्वय तथा दार्शनिक राजा का निर्माण है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए हमें उस समय में शिक्षा की प्रणालियां कैसी थीं, उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। प्लेटो के समय यूनान में दो तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। पहली तो एथेंस तथा दूसरी स्पार्टा की। एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी, अर्थात राज्य शिक्षा का प्रबंधन नहीं करता था। दूसरी तरफ स्पार्टा में राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी। यहाँ शिक्षा में परिवार का कोई स्थान नहीं था। स्पार्टा में 7 वर्ष की आयु में ही बालक राज्य को सौंप दिए जाते थे, अर्थात दोनों ही शिक्षण पद्धतियां बिल्कुल विपरीत थीं। प्लेटो ने दोनों शिक्षण पद्धति के गुणों के आधार पर अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित किया, अर्थात प्लेटो ने दोनों का समन्वय का प्रयास किया। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था से व्यक्तिगत पहलू अपनाया, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, और स्पार्टा की शिक्षा से सामाजिक पहलू को अपनाया। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लेटो का झुकाव स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की ओर ज्यादा थी। अब हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। प्लेटो की शिक्षा की प्रमुख विशेषता राज्य नियंत्रण है। छात्रों के उम्र को आधार बनाते हुए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 3 चरणों में बांटा है। प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष तक की आयु तक दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना होगा। इस स्तर में संगीत व व्यायाम प्रमुख विषय वस्तु होंगे। शिक्षण अर्थात संगीत शिक्षण का उद्देश्य मानसिक विकास तथा शारीरिक शिक्षण का उद्देश्य स्वस्थ शरीर था। इस चरण के अंतिम वर्षों में सैनिक शिक्षा का भी प्रावधान था। जो इस प्रारंभिक शिक्षा में सफल होगा, या दूसरी भाषा में कहें तो जिसका प्रदर्शन उच्च स्तर का होगा, उसको अगले चरण में अर्थात उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा, तथा जो असफल होंगे उनका शिक्षण वहीं रोककर उन्हें उत्पादक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा, जो उत्पादन का कार्य देखेंगे। अब दूसरा चरण 20 से 30 वर्ष की आयु के लिए होगी। इस स्तर में विशेष रूप से गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। इस चरण में जो उत्तीर्ण होगा वह अगले चरण में प्रवेश करेगा, जो 30 से 35 वर्ष तक के लिए दी जाएगी, जिसकी विषय वस्तु दर्शन शास्त्र होगी। प्लेटो यही नहीं रुकते। उनके अनुसार 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्षों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा, अर्थात प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत के द्वारा कार्यों का विभाजन व विशेषीकरण कर देते हैं, और यही तो उनके न्याय सिद्धांत की आधारशिला है, जिस पर वह दार्शनिक राजा के नेतृत्व में आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए बार्कर ने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उनके न्याय सिद्धांत का ही परिणाम है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि मैंने पहले यह क्यों कहा था कि प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को क्रमागत रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। अपनी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा एक तरह से समाज के लिए विशेषीकरण का सिद्धांत बना देते हैं, और फिर विशेषीकरण के आधार पर ही न्याय सिद्धांत को विकसित करते हैं। तो कल हम लोग अगले एपिसोड में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने तथा उसके सारे सिद्धांतों के आपस में कनेक्शन को भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।